हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज भी हम करेंगे 50 एमसीक्यूज, जिसमें हमारे सारे जो क्वेश्चंस हैं वो जीएस के हैं। जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं 50। ये जो वीडियो है आपके लिए हर रोज़ आएगा। वन डे एक दिन छोड़ के एक दिन आता ही रहेगा आपके लिए वीडियो, जिसमें हम 50 एमसीक्यूज जो है वो करते जाएंगे। आज हम करेंगे 50 एमसीक्यूज। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना, 1877 में इनमें से किस वॉइसरॉय ने एक दरबार को ऑर्गेनाइज कराया था क्वीन विक्टोरिया को एक्नॉलेज करने के लिए एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया? इनमें से कौन था वो? क्या वो लॉर्ड लिटन थे, लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड मिंटो थे या लॉर्ड डफरिन थे? इनमें से कौन से वॉइसरॉय थे जिन्होंने दरबार ऑर्गेनाइज किया था क्वीन विक्टोरिया के लिए? वो थे लॉर्ड लिटन। 1877 में लॉर्ड लिटन ने वो दरबार को ऑर्गेनाइज करवाया था। अब जान लेते हैं इन सब के बारे में कि इन सब ने अपने अपने टाइम में क्या क्या काम किया। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड लिटन की, लॉर्ड लिटन ने वर्नैकुलर वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो है उसको पास किया था। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 में किया था लॉर्ड लिटन ने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। सेकंड, इन्होंने आर्म्स एक्ट को भी पास किया था। आर्म्स एक्ट कब हुआ था? 1878 में आर्म्स एक्ट को इन्होंने पास किया था। बात करें अपने दूसरे वॉइस रहे की, जिनका नाम है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है अपने वो जो है लॉर्ड रिपन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन ने क्या कराया था? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है इन्होंने शुरुआत की थी, और इनको ही फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता था 1882 में। अब बात करें लॉर्ड मिंटो की। लॉर्ड मिंटो, आपने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पढ़े होंगे 1909 के सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, जिसमें बात की गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर मुस्लिम्स। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम शुरुआत की थी लॉर्ड मिंटो ने। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड डफरिन की, लॉर्ड डफरिन जो हैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी थी तो उस टाइम पे ये वॉइस रहे थे। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। पहले इसका आयोजन पुणे में होना था, बट वहाँ पे कॉलेरा होने के कारण बॉम्बे में इसको किया गया था। ठीक है, तो ये थे हमारे चारों जिनके बारे में हमने वॉइस के बारे में पढ़ा। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, बाय विच ब्रिटिश स्टैट्यू वर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव फॉर द फर्स्ट टाइम एलोकेशन फॉर द सीट्स ऑफ द इलेक्शन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल? किस टाइम पे इंडिया को रिप्रेजेंटेशन मिली कि वो इलेक्शंस लड़ सकते हैं इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में? तो ये वाला एक्ट इनमें से कौन सा था? क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833, क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892, क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1861? इनमें से कौन सा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जिसमें फर्स्ट टाइम एलोकेशन ऑफ द सीट्स फॉर द इलेक्शन ऑफ द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिया को रिप्रेजेंटेशन दी थी ब्रिटिशर्स ने? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डेट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1892 में सबसे पहले भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन मिला था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शंस लड़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हम बोलेंगे विच लॉ इम्पोज्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द कमांड ऑफ जनरल डायर? प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा था, डिस्क्रिमिनेटिव लॉ लगा था, साइमन लॉ लगा था, या मार्शल लॉ लगा था? इनमें से कौन सा लॉ लगा था जब जनरल रा की कमांड थी? वो लगा था ऑप्शन डी, डेट इज मार्शल लॉ। मार्शल लॉ इम्पोज हुआ था। अगर बात की जाए कि मार्शल लॉ कहाँ पे हुआ था, आपको बताया आपने 13 अप्रैल 1919 पढ़ा होगा, जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ पे ही जो था जनरल डायर जो थे उन्होंने मार्शल लॉ को इम्पोज किया था। अगर हम बात करें जलियांवाला बाग मैसेकर की, तो ये शुरुआत कैसे हुई थी? सैफुद्दीन किचलू प्लस जो डॉक्टर सत्यपाल मलिक जो थे उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया था। ठीक है, इसी वजह से जो है जलियांवाला बाग में मैसेकर होना शुरू हो गया था। तो जनरल डायर ने क्या लगाया था? मार्शल लॉ लगा दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4,
इन ऑर्डर टू कर्ब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडिंग राइट थे उन्हें कम करने के लिए, उनकी टेरिटरीज वो कम करने के लिए और जो कंपनी का कंट्रोल है उसे कम करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सबसे पहला सीरीज ऑफ लॉ कौन सा लगाया था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी पावर को कम करने के लिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसका कम करने के लिए कौन सा सबसे पहले लॉ लाया था? क्या वो चार्टर एक्ट 1813 था? क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 था? क्या वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1870 था? या फिर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था? सो आपने अगर पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो आपको पता होगा, इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडिंग राइट्स थे उसे थोड़ा कम करने के लिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने एक सीरीज ऑफ लॉ निकाला था, जिसमें सबसे पहले था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। बात कर लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है ये। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको बात करें कि फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल के बने थे, वो कौन बने थे? लॉर्ड वारन हेस्टिंग। इसी लॉ के अंदर बने थे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में गवर्नर जनरल बंगाल के लॉर्ड वारन हेस्टिंग बने थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बने थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बने थे जो कि गवर्निंग बॉडीज हुआ करती थी, ठीक है, जो कंपनी को सारे रिपोर्ट्स दिया करती थी, रेवेन्यू के रिलेटेड रिपोर्ट्स देती थी, प्लस जो मिलिट्री के रिलेटेड या सिविल के रिलेटेड जो रिपोर्ट दिया करती थी वो थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बाद में जो हमारा पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784 था उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो डिवाइड हो गया था इनके बीच में काम। 1773 में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में ओपन हुआ था। कब हुआ था? 1774 में। आपको याद रखना है वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का ही पार्ट है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का ये है ऑप्शन नंबर डी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who among the following was a great advocate of the English education in India? इनमें से कौन है जो ग्रेट एडवोकेट है अबाउट द इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट होनी चाहिए इंडिया में? टीबी मैकले है, जॉनथन डंकन है, विलियम जोन्स है, या फिर वॉरेन हेस्टिंग है? तो वो है टीबी मैकले। इसमें से है टीबी मैकले। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। कौन से ईयर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को लाया था? 1905 में, 1919 में, 1932 में, या फिर 1909 में? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑप्शन नंबर डी, डेट इज 1909। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में जो लॉर्ड मॉर्ले थे वो क्या थे? सेक्रेटरी थे स्टेट के, और लॉर्ड मिंटो जो थे वो क्या थे? वॉइसरॉय थे। वॉइसरॉय लॉर्ड मिंटो थे। ओके, ये याद रखना है आपको, लॉर्ड मिंटो जो है वो वॉइसरॉय थे एंड लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आई, और आपको पता है ये सिर्फ जो है सिर्फ मेन प्रोविजन इसका क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम बनाना था इन्होंने मुस्लिम्स के लिए, ताकि मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन मिल सके। तो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की बात सबसे पहले मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में हुई थी। अगर हम बाकी डेट्स की बात करें, सभी डेट्स इंपॉर्टेंट है। 1905 में अगर आप देखें तो यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। तो इस टाइम पे अगर आपसे पूछें कि इस टाइम पे जो हमारे वॉइसरॉय थे वो कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कर्जन। इस टाइम पे वॉइसरॉय थे जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। 1919 की अगर हम बात करते हैं, सो अगर हम 1919 की बात करें तो मॉन्टैग रिफॉर्म्स आए थे। मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे। ओके, तो 1919 में एक और कानून आया था जिसको हम ब्लैक एक्ट से नाम जानते हैं। ब्लैक एक्ट या फिर हम उसको रॉलेट एक्ट बोले जाता है। रॉलेट एक्ट बोला जाता है या फिर ब्लैक एक्ट बोला जाता है। अब ये जो ब्लैक एक्ट था ये क्यों था? ब्लैक एक्ट को क्यों बनाया गया था? ब्लैक एक्ट है ये बताता है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के पास पूरा पावर है कि वो किसी को भी इम्प्रिजन कर सकती है, किसी को भी अरेस्ट कर सकती है।
ओके, विदाउट एनी ट्रायल। तो वो था काला कानून। तो सत्यपाल मलिक और जो सैफुद्दीन किचलू था उनको भी इसीलिए ब्लैक एक्ट के तहत ही उनको जो है अरेस्ट कर लिया था, इसी वजह से जो है जलियांवाला बाग में मैसेकर हुआ था। सो ये देखो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, 1909 में हमारा हुआ था पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, 1919 में हमारा हुआ था मॉन्टेग रिफॉर्म्स, एंड हमारा रोलेट एक्ट भी इसी से शुरुआत हुई है। एंड देन उसके बाद जो हमारा 1932 डेट है, यह भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हुआ था पूना पैक्ट। आपसे पूछा जाता है कि पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था, तो ये हुआ था बिटवीन गांधी प्लस अंबेडकर के बीच में हुआ था। ओके तो 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ऐसे कौन से लीडर थे इंडिया से जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया था। तो आपने मुझे ये आंसर जो है कमेंट सेक्शन में आपने सबने बताना है, ओके, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग जो है आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो आंसर है वो आपको बता दी मैंने, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म जो है 1909 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल एस्टैब्लिशन, अकाउंटेंट जनरल का फर्स्ट ऑफिस कहाँ कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था, क्या वो 1858 में हुआ था, 1845 में हुआ था, 1819 में या 1867 में? सो ये हुआ था 1858 में। और 1858 से एक साल पहले 1857 में क्या हुआ था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट। ओके, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट हुआ था 1857 में। चलो नेक्स्ट है हमारा इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन सेटअप कब हुई थी? इंडियन यूनिवर्सिटी जो कमीशन है वो कब सेटअप हुई थी? क्या वो 1902 में, 1903 में, 1909 में या 1919 में? सो ये हुई थी 1902 में। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इस कमीशन को किसने बनाया था? ये बनाया था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को बनाया था। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा 1919 में नहीं हुआ है? जलियांवाला बाग, हाँ 1919 में हुआ है, अभी हमने पढ़ा। मॉन्टेग रिफॉर्म्स, हाँ जी ज़रूर, ये भी 1919 में हुआ है। पार्टीशन ऑफ बंगाल या रोलेट एक्ट पहले 1919 में, बट पार्टीशन ऑफ बंगाल तो 1905 में हुआ है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसलिए होते हैं क्योंकि 1905 में हुआ है, बाकी 1919 में ये सब तीनों चीज़ें हुई है। रोलेट एक्ट भी हुआ है, जलियांवाला बाग एंड मॉन्टेग रिफॉर्म्स भी 1919 में ही हुए हैं। Which personality was given knighthood by the British monarch बट ही रिटर्न्ड इट आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर? कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिसने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे नाइटहुड का टाइटल दिया था बट उन्होंने आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर उसे वापस कर दिया था? क्या वो रविंद्रनाथ टैगोर है, औरोबिंदो घोष है, मोतीलाल नेहरू है या फिर गोपाल कृष्ण गोखले हैं? सो वो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड अवार्ड जो है वो वापस कर लिया था टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर। उसके बाद जो है महात्मा गांधी जी ने भी उनको एक टाइटल मिला था केसर ए हिंद। केसर ए हिंद इनको टाइटल मिला था। इन्होंने भी अपना टाइटल जो है वापस कर दिया था आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर। सो आपने मुझे बताना है कि कमेंट सेक्शन में कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या है? पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या है? तो इन्हीं ऑप्शंस में से है, आप जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ओके इनमें से किसको कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया है? क्या वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, क्या वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, क्या वो लोकसभा का सेक्रेटरीट है या फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? सी देखिए यहाँ का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे कानून को, हमारे जो स्टेट्स है उसे बचाता है। ओके तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाता है हमारा ऑप्शन डी। आर्टिकल 32 भी तो ये बताता है हमारे को 5 तरह की रिट्स दी गई, अगर हमारे किसी ने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की तो हम आर्टिकल 32 के तहत जो है कंप्लेन कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ओके, 5th एंड 6th जो शेड्यूल है,
5th और 6th शेड्यूल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में, वो किसके लिए, वो प्रोविजंस क्या बताते हैं? क्या वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रोविजंस बताते हैं? क्या वो बाउंड्रीज को डिटरमाइन करते हैं स्टेट की? क्या वो डिटरमाइन करते हैं पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत की? क्या वो प्रोटेक्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ द बॉर्डरिंग स्टेट्स? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। वो शेड्यूल ट्राइब के लिए, आपको मैंने बताया था 5 और 6 शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, अगर आपने सारे शेड्यूल्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि 12 शेड्यूल है तो आपको ये सारे शेड्यूल्स पढ़ने हैं, क्योंकि सारे शेड्यूल से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। पंचायती राज के लिए तो आपको पता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, हमारी स्टेट्स की बाउंड्रीज को बताते हैं। आर्टिकल 1 जो है वहां से शुरू होता है, पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये जो है, ये इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्बॉयड? इनमें से कौन सा हमारे प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? लिबर्टी ऑफ थॉट है, हाँ जी बिल्कुल है। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, हाँ जी बिल्कुल है। लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, हाँ जी बिल्कुल है। क्या इकोनॉमिक लिबर्टी की बात करता है हमारा प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? नो। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। सो इसमें देखिए, अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा अपने प्रियम्बल के बारे में भी, तो ये 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, जिसमें प्रियम्बल में 3 चीजें डाली थी, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 चीजें डाली थी। ओके तो हमारे पास लिबर्टी ऑफ थॉट भी होता है प्रियम्बल में, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, बस इकोनॉमिक लिबर्टी की बात प्रियम्बल जो है वो नहीं करता। तो यहाँ पे जो है ये इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि जो हमारा प्रियम्बल है वो किस चीज पे बेस्ड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल दिया गया वो किस पे बेस्ड है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड क्या है हमारा? प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, द माइंड मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड, इनमें से किस में हमें माइंड मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिखता है? क्या हमें प्रियम्बल में दिखता है? क्या हमें फंडामेंटल राइट्स में दिखता है? क्या हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में दिखता है? क्या हमें फंडामेंटल ड्यूटीज में दिखता है? तो माइंड मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो हमें दिखता है प्रियम्बल में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। जो हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे पार्ट 3rd ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसमें आर्टिकल शुरू होता है 12 से लेके 35 तक। इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी पार्ट 4th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमारे आर्टिकल होते हैं 36 to 51। इसके बाद जो है हमारे फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं ये पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो आर्टिकल है 51A। तो ये आपको आर्टिकल्स भी सारे याद रखने हैं कि 12 से 35 तक आर्टिकल्स क्या बताते हैं, 36 से 51 तक आर्टिकल्स क्या बताते हैं, एंड देन 4A से जो है 4A पार्ट जो है उसमें 51 आर्टिकल जो है हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताते हैं। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस में एक्सप्लेन की गई है? क्या है उसका मतलब? क्या है? क्या उसका मतलब फेडरलिज्म है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन है या डायरेक्ट डेमोक्रेसी है? तो इसका मतलब है ऑप्शन बी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पावर को डिवाइड करना, ठीक है, डिवीजन करना पावर का, तो उसी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि रूरल एरियाज तक पावर को डिवाइड कर दिया गया है। तो 73rd ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1992 में जो अमेंडमेंट हुई थी वो हमें बताती है कि जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में हमें बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 9th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आया था तब प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? क्या वो जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, इंदिरा गांधी जी या मोरारजी देसाई? 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कौन थे तब? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है डैश द आर्किटेक्चर मेनली चैत्याज, विहारा, स्तूपाज एंड स्तंभास। ये इनमें से किसने जो है ये सब चीज़ों को बनाया? चैत्याज, विहारा, स्तूपाज और स्तंभ को किसने बनाया है? क्या वो जैन थे, क्या वो मॉडर्न थे, क्या वो बुद्धिस्ट थे, क्या वो हिंदूज थे? देखिए मैंने आपको बताया था चैत्याज एंड विहारा, जो हमने लास्ट वीडियो किया उसमें हमने जो बुद्धिस्ट है उनके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस किए। तो चैत्याज एंड विहारास मैंने आपको वहाँ पे भी पढ़ाया था, जिसमें हमने एलोरा एंड अजंता केव्स के बारे में पढ़ा था।
ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। चैत्यास एंड विहारास से हम पता लगा सकते हैं कि ये बुद्धिस्ट की ही बात करें। अब स्तूपास और स्तंभ, बुद्धिस्ट के स्तूपास होते हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि ये सब क्या है। स्तूपास और स्तंभ जो है ये अशोका ने बनाए हैं, ठीक है, अशोका ने बनाया है स्तूपास एंड स्तंभ। चैत्यास क्या होते हैं? चैत्यास होते हैं प्रेयर हॉल, जहाँ पे जाके प्रेयर की जाती थी। विहारास होते हैं रेजिडेंशियल हॉल, जहाँ पे रहा करते थे लोग, जहाँ रहते थे वहाँ पे रेजिडेंशियल हॉल होते हैं, एंड प्रेयर जहाँ किया जाता था उसे चैत्यास कहते हैं। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, बुद्धिस्ट ने बनाए थे। ओके, Which personality is mentioned in the Buddhist text मिलंदा पन्हो? मिलंदा पन्हो में कौन सी पर्सनालिटी के बारे में बताया गया है? क्या वो सूरदास है, कालिदास है, नागसेना है या चाणक्य है? इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जो कि मिलिंदी पन्हो, जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें इनके बारे में है? तो वो है ऑप्शन सी, डेट इज नागरसेना। नागरसेना जो थे वो उनके बीच में है। नागरसेना एक सेंट थे, एक साधु थे, और इनकी जो कन्वर्सेशन हो रही थी वो हो रही थी मिनांडर के साथ, मिनांडर के साथ हो रही थी। और मिनांडर कौन है? मिनांडर एक रूलर है। तो इन दोनों के बीच में जो भी बातें हुई हैं वो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट में है, जो कि जिसका नाम है मिलंदी पन्हो, मिलंदी पन्हो, ठीक है। एक डिस्कशन है, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। तो अगर बात करें कि बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती है, तो वो पाली लैंग्वेज में लिखी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, which has been the incident of relinquishing home by Buddhist Lord Buddha? इनमें से किसमें बताते हैं कि लॉर्ड बुद्धा ने अपने घर को जब छोड़ा था? इनमें से कौन सी चीज बताती है? क्या वो महाअभिष्णिकर्मण बताती है? क्या वो संबोधिनी जो है वो बताते हैं? महापरिनिर्वाणा बताते हैं? या फिर धर्म चक्र परिवर्तन बताते हैं? इनमें से कौन सी जो चीज है जो बुद्धिस्ट ने जब गौतम बुद्धा ने अपना घर छोड़ा था उसके बारे में बताती है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन ए, डेट इज महाअभिष्णिकर्मा। महाअभिष्णिकर्मा बताती है। और इसमें जो अगर आपसे पूछे कि इसका सिंबल क्या है, महाअभिष्णिकर्मा जो है उसका सिंबल है हॉर्स, हॉर्स इसका सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें धर्म चक्र परिवर्तना, धर्म चक्र परिवर्तना, यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट सरमन लिया था, तो इसका जो सिंबल है वो है व्हील, धर्म चक्र परिवर्तना। नेक्स्ट अगर हम देखें महापरिनिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा जो है वो किसके बारे में बताता है? वो डेथ के बारे में बताता है, ठीक है। महापरिनिर्वाणा जो है वो डेथ के बारे में, वो डेथ कहाँ पे, इसका जो सिंबल है वो है स्तूपास। नेक्स्ट जो है हमारा संबोधिनी, संबोधिनी किसके बारे में बताता है? रिनंसिएशन के बारे में बताता है, ये निर्वाणा के बारे में बताता है, निर्वाणा। और ये कहाँ पे लिया था? निर्वाणा बोध ट्री के अंदर लिया था, ठीक है। तो आपको इनके जो जैसे धर्म चक्र परिवर्तन जो है फर्स्ट सरमन है, व्हील इसका सिंबल है, महापरिनिर्वाणा जो है वो डेथ के बारे में बताता है, एंड महाअभिष्णिकर्मा जो है वो बताता है रिक्लिंचिंग ऑफ होम, यानी कि इसका सिंबल हॉर्स है। एट विच प्लेस गौतम बुद्धा की डेथ हुई थी? कौन सी प्लेस पे हुई थी? क्या बोध गया में हुई थी? कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डेट इज कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी। लुम्बिनी नेपाल में तो उनका जन्म हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द त्रिरत्न? इनमें से कौन सा जो है त्रिरत्न ऑफ द बुद्धिस्ट, इनमें से कोई इंक्लूड नहीं है? बुद्धिस्ट, बुद्धा, रिलीजन, संघा या मिडवे? इनमें से कौन सा है जो कि नहीं है इंक्लूडेड इन द बुद्धास त्रिरत्ना? तो बुद्धा के त्रिरत्ना जो है वो है कि पहले आपको बुद्धा के बारे में पता होना चाहिए, देन आपको उसके रिलीजन के बारे में पता होना चाहिए, देन आपको इसके संघा के बारे में पता होना चाहिए। तो ऑप्शन डी, मिडवे, इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, जैन लिटरेचर को कुछ और नाम से भी बुलाया जाता है, पिताका, काल्पा, सुत्ता। तो देखिए पिताका, काल्पा और सुत्ता जो है ये हमारे बुद्धिस्ट लिटरेचर है। तो ऑप्शन बी जो है अगमा, अगाम जो है वो प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा जाता है। देखिए जैन लिटरेचर जो है वो सारी प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी जाती है। अगर हम बात करें बुद्धिस्ट लैंग्वेज तो वो सारी किस में लिखी जाती है? पाली लैंग्वेज में लिखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट,
was the first ruler of the पाला डायनेस्टी। पाला डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर कौन है? वो है गोपाला। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अगर हम बात करें इसमें धर्मपाल की इंपॉर्टेंट रूलर है। इन्होंने विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है उसे एस्टैब्लिश किया था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया था धर्मपाला ने। वैसे ही अगर हम बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी, वो किसने एस्टैब्लिश की थी? वो की थी कुमारा गुप्ता ने। ठीक है, तो पाला डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर फाउंडर कौन थे? गोपाला। विच माउंटेन सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप? यूरोप से एशिया को कौन सा माउंटेन जो है वो सेपरेट करते हैं? क्या वो हिमालय है, एंड्स है, यूराल माउंटेन है या रॉकी माउंटेन है? तो एशिया और यूरोप को जो माउंटेन सेपरेट करता है तो वो है हमारा यूराल माउंटेन। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम किसने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, डलहौजी, इनमें से किसी ने भी नहीं, तो वो किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट, यंग फोल्ड माउंटेन जो है वो कहाँ पे है? अरावली में है, हिमालयाज हैं, क्या वो एंड्स हैं, क्या वो विंध्या रेंजेस है? तो वो है यंग फोल्ड माउंटेन वर्ल्ड के, वो है हमारे हिमालयस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री सिंगल सिटीजनशिप जो है वो बॉट की गई थी? सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिया में सिंगल है, जैसे यूएस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है, बट इंडिया में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। तो इंडिया ने ये जो प्रोसेस है, ये जो पार्ट है, ये कहाँ से बोरो किया था? क्या वो यूएस से किया था, एयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से किया था? कहाँ से किया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, डेट इज यूके से। यूएस से इन्होंने क्या किया है? इन्होंने फंडामेंटल राइट्स किया है। एयरलैंड से इन्होंने क्या किया है? इन्होंने किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। और बात करें ऑस्ट्रेलिया से तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो यहीं से बॉट किया हुआ है। नेक्स्ट है, हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल? अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट कर सकता है? अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कर सकते हैं हमारे क्या प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या गवर्नर? तो वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब आप सब कमेंट सेक्शन में लिखना कि करंट अटॉर्नी जनरल जो है वो कौन है इंडिया के, आपको ये लिखना है। पॉलिटिकल गुरु कौन है इनमें से? सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु, क्या वो चित्तरंजन दास हैं, क्या वो मोतीलाल नेहरू हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, या इनमें से कोई भी नहीं? सी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन ए। चित्तरंजन दास जो हैं पॉलिटिकल गुरु है हमारे सुभाष चंद्र बोस के। सो यहाँ पे अब हमारा 30th क्वेश्चन है और हमें देखिए हमें 27 मिनट्स हो गए। चलिए नेक्स्ट है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये कौन सी स्टेट से रिलेट करता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्या वो राजस्थान से रिलेट करता है, उत्तराखंड से रिलेट करता है, उत्तर प्रदेश से रिलेट करता है या मध्य प्रदेश से रिलेट करता है? तो वो करता है हमारे राजस्थान से। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो एक बर्ड है जो कि स्टेट बर्ड भी है, राजस्थान की स्टेट बर्ड भी है। तो ये कौन से नेशनल पार्क में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भरतपुर नेशनल पार्क। भरतपुर नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है चेराव। चेराव एक एंशियंट ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, कौन सी स्टेट का? क्या वो मिजोरम का है, छत्तीसगढ़ का है, हिमाचल प्रदेश का है या गोवा का है? तो वो है मिजोरम का। चिराव जो है डांस फॉर्म है मिजोरम का। जितनी भी करंटली अभी जो जैसे डांस फॉर्म्स हो रहे हैं या फिर कोई भी फेस्टिवल हो रहा है जिससे रिलेटेड हो रहा है, जिस स्टेट में हो रहा है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड का, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डांस फॉर्म से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। कौन सी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है जो भूटान में जाती है, उसका नाम बताना आपने। वंशू रिवर है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, इस ऑप्शन को छोड़ दो, बी ऑप्शन रहने दो। आर्यावड़ी रिवर है या चिंडविन रिवर है, इनमें से कौन है? ऑप्शन बी को रहने दो, बाकी आप वंचू रिवर, आरवड़ी रिवर या चिंडेन रिवर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वंडछू रिवर। सो अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से हमारे ये रखिए ऐसे, ये है
ओके, यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश। सो यहाँ से तिब्बत से निकल के आती है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से। तो यहाँ पे एक पहाड़ है जिसका नाम है नामचा बरवा, यहाँ से एंटर होती है इंडिया में। इंडिया में जब वो एंटर होती है तो उससे पहले ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम होता है सैंगपो। क्या होता है? सैंगपो रिवर होता है तिब्बत में। जैसे ही वो इंडिया में एंटर करती है वहां जाके इसका नाम चेंज हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या होता है, तो वो होता है दिहांग, या फिर उसे सिहांग नाम से बुलाया जाता है, दिहांग या सियांग। ओके, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ तक पहुंच गई। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ से ये आसाम में जाती है। जैसे ही ये आसाम में जाती है तब वहां पे जाके इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है, देखिए इसके नाम कितने सारे चेंज किया। ब्रह्मपुत्र रिवर जब और यहाँ से तिब्बत से है तब उसका नाम सैंगपो है, अरुणाचल प्रदेश से है तब उसका नाम दिहांग या सिहांग है, असम में घुसी तो उसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर। और जैसे ही यही रिवर हमारे जाती है बांग्लादेश में जाती है तो वहां जाके इसका नाम कुछ और ही हो जाता है, वहां जाके इसका नाम हो जाता है जमुना। ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है, दिहांग सिहांग। अरुणाचल प्रदेश में आके इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है एंड बांग्लादेश में जाके इसका नाम जमुना हो जाता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर, और ये जो है ये वॉल्यूम वाइज जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट लेंथ वाइज देखा जाए तो वो हमारा गंगा रिवर बड़ा है। देखिए गंगा रिवर का भी नाम चेंज हो जाता है बांग्लादेश में जाके। गंगा रिवर का नाम जब वो निकलती है तो उसका नाम ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाके चेंज हो जाता है और वहां पे जाके उसका नाम पद्मा हो जाता है। ओके हाँ, एक और चीज है हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड कि यहाँ पे असम में ये मजूली एक लार्जेस्ट रिवराइन बनाती है, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन वर्ल्ड, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन वर्ल्ड बनाती है, और ये मजूली है। और ये कहाँ पे है? असम में। ये भी क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, तो पावन विष्णुगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी स्टेट या यूटी में है? क्या वो जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में? तो पावन कहाँ पे है? देखिए ये जो है तो पावन ये है हमारे उत्तराखंड में। मैंने कल ही आपको पढ़ाया हमारे जो जोशीमठ में जो भी चीज़ें हो रही हैं जल्दी से ठीक हो जानी चाहिए, बट जो भी हो रहा है ठीक है, तो उससे उसमें वहीं पे ये जो उत्तराखंड का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वहीं पे बन रहा है, उसी वजह से काफ़ी जो है मिस हैपनिंग हो रही है वहाँ पे, नेचर के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हो रहा है इसी वजह से। सो लेट इट बी। देन जो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, डेट इज़ उत्तराखंड। एंड जो है ये कौन से रिवर पे बना है? ये ढोली गंगा रिवर पे बना है, ढोली गंगा। अगर आपसे पूछे कौन से रिवर पे है तो ये है ढोली गंगा रिवर पे। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तराखंड में और कौन कौन से हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो एक आपको पता है तहरी डैम, विष्णु प्रयाग प्रोजेक्ट भी यहीं पे है, विष्णु प्रयाग प्रोजेक्ट। ओके, तो पावन विष्णुगढ़ जो है वो सी में है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, तो आपसे जो करंटली न्यूज़ में होते हैं वही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। ओके नेक्स्ट, कौन सी सिटी है जो ये बैंक ऑफ लेक पिचोला पे है, सॉरी बैंक ऑफ लेक पिचोला पे सिचुएटेड है? अहमदाबाद, कुरनूल, उदयपुर या आगरा? आगरा दो बार हो गया तो एक ही आगरा है ये। सो कौन सी सिटी है जो लेक पिचोला पे है? सो वो है हमारी उदयपुर, उदयपुर। नेक्स्ट है यरला, वरला, डिंडी, ये किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? क्या वो ब्रह्मपुत्र की हैं, गंगा की, कावेरी की या कृष्ण की? तो ये है कृष्णा की, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। अब वाटरफॉल्स पे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कौन सी कुचिंकल वाटरफॉल जो है इनमें से कहाँ पे है? क्या केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु या तेलंगाना में? सो वो है कर्नाटका में, ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अगर आपसे पूछे कुचिंकल जो है वो कौन से रिवर पे है, तो वो है वराही रिवर पे, वराही रिवर पे कुचिंकल वाटरफॉल है। कौन सा वाटरफॉल जो है मध्य प्रदेश में लोकेटेड है? इनमें से कौन सा वाटरफॉल मध्य प्रदेश में है? क्या वो धुआंधार है, खांदादर है, शिवा सुंदरम है या दूध सागर है? तो इनमें से कौन सा है जो वाटरफॉल मध्य प्रदेश में है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा धुआंधार।
ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है। धुआंधार वाटरफॉल जो है वो मध्य प्रदेश में है। इसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। जैसे धुआंधार जो है वो मध्य प्रदेश में है। कौन से रिवर पे अगर आपसे पूछे तो वो है नर्मदा रिवर पे है। अगर हम खांदाधर रिवर की बात करें तो ये ओडिशा में है, खांदाधर वाटरफॉल। शिवासुंदरम वाटरफॉल की बात करें तो ये कर्नाटका में है। शिवासुंदरम जो है वो कर्नाटका में है। बात करें दूध सागर की तो ये गोवा में है। दूध सागर वाटरफॉल जो है वो गोवा में। अब कौन सी रिवर पे है? ये है मंडोवी रिवर पे। मंडोवी रिवर पे है ये वाला वाटरफॉल दूध सागर। यहाँ पे जो है धुआंधार जो है वो मध्य प्रदेश में है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बोझ वेटलैंड। कौन सी साइट पे लोकेटेड है? केरला, ओडिशा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका जो ऑप्शन है बोझ वेटलैंड वो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है मेनाल वाटरफॉल कहाँ पे है? बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू या दौसा में? कहाँ पे है मेनाल जो है वो है ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में मेनाल वाटरफॉल है। अगर आपसे पूछे कौन से रिवर पे है तो ये मेनाल रिवर पे ही ये वाटरफॉल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। ओके, Which two lakes in Udaipur have two islands named जग मंदिर और जग निवास? जग मंदिर एंड जग निवास जो है वो कौन से लेक पे है? लेक पिचोला पे, लेक जैसामंद पे, लेक फतेह सागर पे या लेक उदय सागर पे? इनमें से कौन सी लेक पे है? वो है लेक पिचोला पे। जय मंदिर और जय निवास, जय मंदिर और जय निवास दो आइलैंड है उदयपुर में, तो ये लेक पिचोला पे ही है। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया कि लेक पिचोला पे कौन सा टाउन जो है वो सिचुएटेड है, तो वो उदयपुर ही है, तो इसका भी ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है? जॉग फॉल कर्नाटका में है, पापन श्याम जो है वो हिमाचल प्रदेश में, धुआंधार जो है मध्य प्रदेश में, हुंडुरु जो है वो झारखंड में है। देखिए अभी हमने पढ़ा जॉग फॉल तो कर्नाटका में है, ये करेक्ट है। धुआंधार जो है एमपी में हमने अभी पढ़ा है। एंड इसके बाद जो है पापन शमा जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, हुंडुरु भी झारखंड में। पापन शम जो है ये है हमारे तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा, ये इनकरेक्टली मैच है। नेक्स्ट, विच ऑफ द व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉग और द जारोसपा वाटरफॉल्स का नाम क्या है? क्या महात्मा गांधी वाटरफॉल है, जवाहरलाल नेहरू वाटरफॉल है, सरदार पटेल वाटरफॉल है या राजीव गांधी वाटरफॉल है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी कंबाइन होके गंगा बनाती है, उसे क्या बोला जाता है? अलकनंदा और भागीरथी क्या बनाती है? गंगा। उसमें से किसको बोला जाता है? हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग? तो वो बनाती है पंचप्रयाग है ना, तो उसमें से जो गंगा बनाती है तो वो है ऑप्शन डी, डेट इज देवप्रयाग। अब नेक्स्ट जो है इसका वाला तो आपको पता चल गया, 43 का ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, जॉग फॉल जो है वो कौन से रिवर पे है? शारावती, कावेरी, नर्मदा या चंबल? तो जो जॉग फॉल्स है वो है शारावती रिवर पे। जॉग फॉल हमने अभी पढ़ा, ये कहाँ पे है? ये कर्नाटका में है। नेक्स्ट 45, कोलेरू लेक कहाँ पे है? कौन सी स्टेट में है कोलेरू लेक? केरला, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में या उड़ीसा में? तो वो है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर? अभी देखिए हमने पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट तो काफ़ी पढ़ा है कि उसकी 72 आर्टिकल रिलेट करता है, बट पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर का आर्टिकल कौन सा है? क्या 150 आर्टिकल है, 173 है, 189 है या 161 है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, इट इज 161 आर्टिकल डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र मेंशन्ड इन विच वेदास? कौन सी वेदा में गायत्री मंत्र को मेंशन किया है? क्या ऋग वेदा में, साम वेदा में, यजुर वेदा में या अथर्व वेदा में? तो वो किया है हमारे गायत्री मंत्र है ऋग वेदा में, जिसमें 10 मंडलास हैं, 1028 हाइम्स हैं। ओके, नेक्स्ट, मैजिकल जो है मैजिकल फॉर्मूलाज कौन से वेदा में है? ऋग वेदा में, यजुर वेदा में या अथर्व वेदा में? तो वो है हमारे ऑप्शन सी, डेट इज अथर्व वेदा में मैजिकल फॉर्मूलाज के बारे में बताया है।
हु एमिंग द फॉलोइंग रोट बुद्धाचारिता? बुद्धाचारिता किसने लिखी है? नागार्जुना ने, अश्वघोषा ने, दीनानंद ने या गौतम बुद्धा ने? तो बुद्धाचारिता जो है वो अश्वघोषा लिखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन पिलर? मटीरियल यूज किया गया था अशोकन पिलर बनाने के लिए, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट या रेड स्टोन? तो ये किया था बी ऑप्शन, सैंडस्टोन। सो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस जिसमें हमने जो अपने हिस्ट्री जो भी पार्ट्स हैं, सो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस जिसमें हमने अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कवर किए हैं। सो जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं आपको कैसे लगा। एंड इसका चैनल का अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस लेक्चर का पीडीएफ में मिल जाएगा। एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल को एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय।